हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। हमारी टीम स्टडी फंडा की तरफ से CDS 2 2022 के एस्पायरेंट्स के लिए एक स्प्रिंट सीरीज लॉन्च की गई है। इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज का में जो साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट मिनट। इस वाले इस वाले वीडियो में मैं आपके साथ CDS 1 2022 का जो एग्जाम हुआ था अप्रैल के महीने में उसके साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज +2 देन द इमेज। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक मैग्निफिकेशन एक लेंस ने +2 मैग्निफिकेशन कोई भी लेंस +2 प्रोड्यूस कर रही है, तो बताइए कि इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्निफिकेशन होता क्या है। तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो बिटवीन इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन बेसिकली हम ये बताता है, एक रेशियो होता है जो बताता है कि इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस कितनी है अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से कितनी है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इज सिंपली जस्ट अ रेशियो। ठीक है, अब मैं आपको एक और इसमें न्यूआंस समझाता हूँ कि आपने कहीं भी देखा होगा तो मैग्निफिकेशन या तो प्लस या तो माइनस के फॉर्म में डिनोटेड होती है। +2 +3 या -1 -2 -3। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है, तो चलिए इसे मैं समझाता हूँ आपको। तो प्लस का मतलब होता है कि अगर आगे प्लस लगा है तो हमारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म होगी, और माइनस लगा है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब हमारी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ बनेगी। तो हमारी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ बनेगी, और रियल और इन्वर्टेड का मतलब हमारी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनेगी। ठीक है, आपको समझ आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें इस वाले क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन +2 गिवन है। +2 मतलब वर्चुअल और इरेक्ट। तो चलिए पहले ऑप्शन से देखते हैं कि कुछ एलिमिनेट होता है या नहीं होता है। ऑप्शन ए, इरेक्ट एंड वर्चुअल। हाँ, ये हो सकता है। अब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ये हम बाद में देखेंगे, तो ऑप्शन ए आंसर हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं, इन्वर्टेड एंड रियल। नहीं, हमने अभी देखा है कि प्लस का साइन है तो हमारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी कट गया। ऑप्शन सी, इरेक्ट एंड वर्चुअल, हाँ ये हो सकता है। और ऑप्शन डी, इन्वर्टेड एंड रियल, नहीं ये नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी और डी कट गया। अब आप 50-50 पे पहुंच चुके हैं। या तो आंसर आपका ऑप्शन ए होगा या आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। तो चलिए मैं एक और आपको इसमें न्यूएंस समझाता हूँ। अगर कहीं भी मैग्निफिकेशन 1 है, ठीक है, मैं +1 कंसिडर कर रहा हूँ। अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो इसका मतलब जो आपकी इमेज जो है, इमेज इज इक्वल, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आपकी ऑब्जेक्ट इतना है तो इमेज भी आपका इतना ही होगा। ठीक है, ओके। अब मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा है तो हमारी इमेज एनलार्ज फॉर्म होगी। मतलब ऑब्जेक्ट आपका इतना ही है बट इमेज आपकी बड़ी दिखेगी, आपकी बड़ी इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, और अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है तो आपकी इमेज डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड होगी मतलब आपका ऑब्जेक्ट इतना है और आपकी इमेज इतनी ही फॉर्म होगी। ठीक है, तो इस वाले, अब देखते हैं कि ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट ना। अभी हमने देखा है कि हमारा मैग्निफिकेशन +2 है। 2 है, 2 1 से तो बड़ा है, तो हमारी इमेज क्या होगी, एनलार्ज होगी। तो ऑप्शन ए उस तरीके से कट गया। अब ऑप्शन सी क्या है, इरेक्ट, वर्चुअल
एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि अभी हमने देखा है कि मैग्निफिकेशन वो इमेज हमारी एनलार्ज फॉर्म होती है जब मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होता है। तो इस हिसाब से आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, नाइट्रोम एंड ग्लास एट रूम टेम्परेचर। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा व्हाट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आखिर में होता क्या है? तो रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। सिक प्रॉपर्टी होती है, ये हर मटेरियल की अलग होती है, ठीक है। ये इट डिफर्स फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। अब सेकेंडली, रेजिस्टिविटी measures it is the measure of how strongly that material can resist the flow of current। रेजिस्टिविटी एक मेजरमेंट होता है, एक हमें बताता है कि हाउ स्ट्रांगली एक पर्टिकुलर मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, कितने स्ट्रांग तरीके से वो इलेक्ट्रिक करंट को आगे बढ़ने से रोकता है, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। इसमें एक और आप स्टार मार्क करके एक और पॉइंट समझिए कि रेजिस्टिविटी जो होती है आपकी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। मतलब कोई मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसका कंडक्टिविटी कम होगा। मतलब अगर कोई मटेरियल करंट के फ्लो को बहुत ही स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रहा है आगे बढ़ने से, तो वो बहुत ही पुअर कंडक्टर कहलाएगा। और वहीं कोई मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। मतलब अगर अपने अंदर से वो करंट को बहुत ही इजीली फ्लो हो जाने दे रहा है, तो वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर कहलाएगा, ठीक है। और एक फैक्ट मैं आपको इसमें आंसर देखने से पहले बताना चाहूंगा, और मे भी शायद आपको पता भी हो, कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे सिल्वर जो होता है हमारा बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो सिल्वर अगर बेस्ट कंडक्टर है तो इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी, है ना। तो यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी वो सिल्वर होना चाहिए। तो सिल्वर कहाँ का है? ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है। तो यहीं से आपको पता लग गया कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी गलत है, ठीक है। एक और मैं बात आपको बताता हूँ कि रेजिस्टिविटी ऑफ ग्लास इज मच मोर देन रेजिस्टिविटी ऑफ नाइट्रोम। तब ग्लास की रेजिस्टिविटी नाइट्रोम से बहुत ज्यादा होती है। तो फिर सिल्वर के बाद कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? नाइट्रोम। तो ये कौन से में है? ऑप्शन ए। तो इस हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन ए है। सबसे कम रेजिस्टिविटी सिल्वर, देन नाइट्रोम, और सबसे ज्यादा होगी ग्लास की एट रूम टेम्परेचर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट बिकम्स। देखिए, शॉर्ट सर्किट के समय करंट जो होता है हमारे सर्किट में, इट इंक्रीजेस वेरी वेरी हैविली। वो बहुत ही अचानक से बहुत ही ज्यादा करंट का फ्लो आ जाता है, और और वो हमारा सर्किट उस वजह से शॉर्ट हो जाता है। अब करंट क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। करंट, so current is basically a flow of electric charges। Current is the flow of electric charges, electric charges in a wire।
ठीक है, करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ वायर, इसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। या ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है, मोटर, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये ऑप्शन, ये मतलब स्टेटमेंट एकदम सही है, और इसमें हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन ए हो नहीं सकता। ऑप्शन बी चेक करते हैं, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी एकदम सही है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, इट वर्क्स अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मैं आपको बड़े ब्रीफ में, शॉर्ट में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ प्रोसेस of by which changing magnetic thick field in a conductor induces current in another conductor। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं किसी भी कंडक्टर में, तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और दूसरा, इलेक्ट्रिक जनरेटर इसमें आया है, तो हम एक और चीज देखते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है, it works upon the principle of Faraday's Day's right hand rule। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, इट वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ फराडेज राइट हैंड रूल। और फराडे का राइट हैंड रूल क्या होता है, वो भी देख लेते हैं। तो फराडेज का, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, फराडेज राइट हैंड रूल। इसमें मैं आपके लिए डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये कंसिडर करिए आपका ये थंब है। ठीक है, मेरी डायग्राम उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसे आप थंब कंसिडर करिए, इसे आप अपना इंडेक्स फिंगर कंसिडर करिए। ठीक है, ये इंडेक्स फिंगर है, फिर ये आपका मिडिल फिंगर है। तो जो थंब होता है, इट डिनोट्स फोर्स, कि उस डायरेक्शन में शो होता है जहां पे फोर्स लग रहा है। आपका इंडेक्स फिंगर, इट डिनोट्स मैग्नेटिक फील्ड, और आपका मिडिल फिंगर, इट डिनोट्स इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में होता है, इंडेक्स फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, तो थंब आपका फोर्स के डायरेक्शन में होता है। तो ये होता है फराडेज राइट हैंड रूल, और इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है, ये फराडेज राइट हैंड रूल के ऊपर वर्क करता है। चलिए फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या क्या था। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है। अभी हमने देखा, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं कि ऑप्शन सी क्या क्या है। The magnetic field at the center of a long circular coil carrying current will be parallel straight line। ये ऑप्शन भी, ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब ये कह क्या रहा है, इसको मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ।
देखिए क्या है ये, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी इन पैरेलल स्ट्रेट लाइन। देखो, अगर कोई भी सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा दैट विल बी स्ट्रेट। यहाँ पे एक फेस आपका नॉर्थ फेस बन जाएगा और एक आपका साउथ बन जाएगा, ठीक है। ये आपकी नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएगी आप सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएगी और अंदर से साउथ से नॉर्थ। तो आपका स्टेटमेंट 3 भी एकदम इनकरेक्ट हो गया। तो बचा क्या आपका, ऑप्शन डी। अब देखते हैं ये क्या है। तो घर में जो हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई जो होता है, उसमें 3 टाइप की वायर्स होती हैं। वो तीनों वायर का अलग फंक्शन होता है और उनके अलग अलग कलर होते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हमारा होता है ब्राउन कलर की वायर होती है, ब्राउन कलर। तो जो ब्राउन कलर की वायर होती है, इट इज अ लाइव वायर, इट कैरीज करंट, ठीक है। सेकंड, दूसरा होता है आपका ब्लू कलर कलर की वायर। तो ब्लू कलर की वायर इज अ न्यूट्रल वायर। तीसरा होता है आपका ग्रीन कलर की वायर। सो ग्रीन कलर की वायर इज योर अर्थ वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली अ लाइव वायर। अभी हमने देखा नहीं, ग्रीन इंसुलेशन इज द अर्थ वायर। तो गलत गलत स्टेटमेंट कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज योर रॉन्ग आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A boy completes a round of circular track of diameter 200 meters in 30 seconds. What will be the displacement at the end of 3 minutes? Okay, सबसे पहले आपको इसमें मैं समझाता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? So displacement is the shortest distance between initial point and the final point. फाइनल पॉइंट, जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। इसकी एसआई यूनिट मीटर। अच्छा, हाउ, अब ये डिस्टेंस से अलग कैसे है? डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड एट टाइम्स जीरो, ठीक है। और एक और चीज, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में एक ये रिलेशन होता है। मींस आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, इट मे बी इक्वल्स टू डिस्टेंस एंड लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस। आपका डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, उसका डायमीटर 200 मीटर्स का है। ये इसका डायमीटर कंसिडर करिए, ये 200 मीटर्स का है। एक लड़का है कोई, वो ये 200 मीटर्स 30 सेकेंड में कंप्लीट कर लेता है। ये यहाँ से दौड़ता है और 30 सेकेंड में ये 200 मीटर का आपका डिस्टेंस, ये आपका ये सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड लगा लेता है। तो हमसे पूछ रहा है कि 3 मिनट्स 45 सेकेंड के बाद इस लड़के का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो देखो, ये पहले 30 सेकेंड में यहाँ से यहाँ दौड़ लेगा, ठीक है। तो 1 मिनट में ये 2 राउंड लगाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 30 सेकेंड होते हैं। तो पहले 30 सेकेंड में दौड़ के आया, ठीक है।
फिर दूसरे 30 सेकेंड में दौड़ा तो यहाँ आ गया, तो 1 मिनट में ये 2 राउंड लगा लेगा। 2 मिनट में ये कितने लगा लेगा? 4 राउंड, है ना, क्योंकि 2 राउंड पहले ही लगा रखा है। फिर एक और मिनट है, तो इसमें भी दो एक एक राउंड लगाएगा, तो टोटल इसके कितने हो गए? 4 राउंड। 3 मिनट में ये कितना लगा लेगा? 6 राउंड, है ना। ये 4 तो हो रखा है, और यहाँ पे भी 30 30 सेकेंड के 2 राउंड लगाएगा, तो टोटल इसके कितने हो गए? 6 राउंड। अब मेरे को एक बात बताओ, जस्ट मोमेंट। हाँ, हाँ, एक बात बताओ आप लोग कि 3 मिनट 30 सेकेंड में ये कितने राउंड लगा लेगा? तो आप क्या कहोगे? सर, 3 मिनट में तो इसने 6 लगा लिए थे, फिर 30 सेकेंड में एक और लगा लेता है, तो इसका टोटल कितना हो गया? 7 राउंड। ठीक है। अगर कोई लड़का, ये वही ट्रैक है, 200 मीटर। अगर कोई लड़का 30 सेकेंड में ये पूरा राउंड कवर करता है, तो 15 सेकेंड में ये आधा कवर करेगा, है ना। ये तो बेसिक रीजनिंग है कि अगर कोई इंसान 30 सेकेंड में ये पूरा राउंड दौड़ लेता है, तो 15 सेकेंड में वो आधा दौड़ेगा, तो वो कहाँ पर होगा? अगर ये पॉइंट ए है, इनिशियल पॉइंट, तो वो कहाँ पर होगा इस वक्त? पॉइंट बी पे होगा। तो इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 200 मीटर। तो आंसर आपका क्या होगा? 200 मीटर। समझ आया आपको? देखो, 3 मिनट 30 सेकेंड तक तो वो 7 पूरे राउंड लगा लेगा। फिर 3 मिनट 45 सेकेंड का जब वक्त होगा, जब 15 सेकेंड और बीतेगा, तो ये लड़का पॉइंट ए से पॉइंट बी, ये आधा सर्कल ही ट्रैवल कर पाएगा, है ना, क्योंकि इसको पूरा सर्कल ट्रैवल करने में 30 सेकेंड का समय लगता है। तो 15 सेकेंड में तो ये आधा ही कर पाएगा। तो आंसर आपका क्या तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हमने अभी पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 200 मीटर्स। तो आंसर आपका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो डबल्ड? ओके। अब ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे G जो होता है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब kg-1 सेकेंड-2। ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि what happens to the gravitational force between two objects if the mass of one object is doubled and distance between them is also doubled? तो हमारा ये फोर्स इनिशियल फोर्स था, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है m1 m2, जब वो r डिस्टेंस पे थे, तो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स, उनके बीच फोर्स ये लग रहा था। ठीक है। अब कह रहा है कि जो आपका m1 है, इसके डबल हो चुका है, इट बिकम्स ट्वाइस, है ना। और डिस्टेंस भी आपका 2r हो चुका है, न्यू डिस्टेंस, है ना। ये जो n न्यू है ये 2r हो चुका है, और m1 न्यू भी 2m1 हो चुका है। तो नया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? तो इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं, g ट्वाइस ऑफ m1, है ना, क्योंकि इसमें गिवन है कि मास आपका डबल हो चुका है, m2 विल बी सेम, एंड डिस्टेंस इज ऑल्सो डबल, सो 2r का होल स्क्वायर। सो इट बिकम्स, ये f न्यू हो जाएगा आपका। तो f न्यू इज इक्वल्स टू 2g m1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर। सो यहां से 2 से ये कट गया, तो f
न्यू क्या हो गया आपका, G m1 m2/2 r²। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ न्यू इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एफ इनिशियल, है ना। सिर्फ अगर ये 2 हटा दें तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये तो एफ इनिशियल की भी यही वैल्यू थी, है ना। तो एफ न्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हाफ ऑफ एफ इनिशियल। तो अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। द फोर्स वुड रिमेन सेम, नहीं। अभी हमने देखा कि फोर्स आधा हो जाएगा। द फोर्स वुड बी डबल, नो। द फोर्स वुड बी हाफ, यस। द फोर्स विल बिकम हाफ। हमने देखा भी सॉल्व करके कैसे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ the num wait the number of moles of oxygen gas used in the complete combustion of 1 mole of glucose is। अच्छा, अब ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज होता है आपका C6H12O6। ठीक है, ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है, रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाता है, CO2 + H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, अभी हम CO2 और H2O ही देखते हैं जब ये आपस में कंबशन करते हैं। तो अब इस वाले इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे C6 है, तो यहाँ पे भी 6 लगा देते हैं, तो C6 हो गया, बैलेंस हो गया। O कितना हो गया, यहाँ पे 12। यहाँ पे O कितना है, यहाँ पे O है 6 और 2 8। तो नहीं, O को हमें करना पड़ेगा, तो O को करते हैं। नहीं, इधर O कितना है आपका, 12 + 1 13। ठीक है, और यहाँ H कितना है आपका, H है 2, यहाँ पे है H 12, तो यहाँ पे भी एक 6 लगा देते हैं। तो H और C बराबर हो गया। अब सिर्फ O को करना है, तो O आपका कितना हो गया यहाँ पे, ये 6 2 12 + 6 18, और यहाँ पे कितना है आपका, सिर्फ 6 है, तो O आप का यहाँ पे लगाएंगे तो 6 2 12 + 6 18, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज जब 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो वो 6 CO2, 6 मोल ऑफ CO2 एंड 6 मोल ऑफ वाटर बनाता है। तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। देखा हमने अभी ये इक्वेशन बैलेंस करके कि कैसे 1 मोल ऑफ ग्लूकोज 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल ऑफ वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन आखिर में होती क्या है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस होता है, फ्रॉम अ सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो। ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ आ गया। वहीं रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा, इसका उल्टा, एकदम उल्टा, जहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो। ठीक है, अब देखते हैं पहला ऑप्शन कि द टेस्ट ऑफ बटर चेंजेस इफ लेफ्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। जब हम, आपने देखा भी होगा, नोटिस भी क्या होगा कि जब भी आप बटर जो होता है, इसको दुकानों में भी आपने देखा होगा
कि रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि ये लंबे समय तक टिक सके। अगर इसको आप बाहर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख दोगे तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसका टेस्ट एकदम खराब हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बटर ऑक्सीडाइजेस ऑक्सीडाइजेस विद ऑक्सीजन। जब बाहर रखते हैं तो बटर आपका ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज कर लेता है। तो ऑप्शन तो स्टेटमेंट ए विल नॉट बी करेक्ट, मतलब स्टेटमेंट ए आपका करेक्ट है, तो आंसर आपका ए नहीं हो सकता क्योंकि हमें पूछा है कि नॉट एन एग्जाम्पल, तो ए नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं कि अ रेडिश ब्राउन पाउडर गेट्स कोटेड ऑन आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन। आपने देखा होगा कि मोस्टली बरसात के महीनों में जब ह्यूमिडिटी हाई होती है तो एक आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है, जिसको आप कॉमनली रस्टिंग भी कहते हैं। जिसको आप कॉमनली रस्टिंग कहते हैं। आप कहते हैं कि इस आयरन के पीस पर जंग लग गई है। ठीक है। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखते हैं। वाइन गेट्स सार विद टाइम। वाइन जो होता है इट ऑक्सीडाइजेस एंड इट गेट्स सार विद टाइम। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा आपका, जस्ट मोमेंट, तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी क्या है वो भी देखते हैं। अ व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन एन aqueous solution of barium chloride is mixed with sodium sulfate solution। ठीक है। जब aqueous solution of barium chloride, देखो, बेरियम क्लोराइड का aqueous solution जब आपका सोडियम सल्फेट के aqueous solution के साथ रिएक्ट करता है, देन इट फॉर्म्स PaSO4 प्लस NaCl। It is an example of double displacement reaction, जिसमें आपके बेरियम ने सोडियम के कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, सोडियम का कॉन्स्टिट्यूएंट सोडियम सल्फेट, ये बेरियम ने सल्फेट के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बना लिया। बेरियम ने सल्फेट के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बना लिया और सोडियम ने क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना लिया। सच रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। मिथेनोइक एसिड इज नॉर्मली फाउंड इन। मिथेनोइक एसिड आपका नॉर्मली कहाँ मिलता है? तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये मिथेनोइक एसिड होता क्या है। ये मिथेनोइक एसिड होता क्या है? इसको आप कॉमनली, या इसका दूसरा नाम फॉर्मिक एसिड भी होता है। ठीक है, ये दोनों एक ही एसिड का नाम होता है। इसका क्या कहते हैं, केमिकल फॉर्मूला HCOOH होता है। ठीक है। इट इज सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब मिथेनोइक एसिड आपका कहाँ कहाँ होता है? मिथेनोइक एसिड आपको फॉर्म होता है आंट स्टिंग्स में। जब आपको चींटी काटती है तो वो आपके बॉडी में मिथेनोइक एसिड को रिलीज करती है और इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय। तो आपको एक, जब भी आपने कभी अगर आपको चींटी ने काटा हो तो आप देखेंगे कि काफी खुजली से होने लगती है। ठीक है, एक बर्निंग सेंसेशन सा होने लगता है। तो इस ऐसे सिचुएशन में जो चींटी होती है वो आपके बॉडी में मिथेनोइक एसिड रिलीज करती है।
तो इसका क्योर क्या होता है? इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा और सोप। तो जब भी आपको चींटी काटे कभी, तो आप अपने जिस भी बॉडी पार्ट पे काटे वहां पे या तो आप बेकिंग सोडा को रगड़ लें या वहां पे आप सोप लगा लें, बिकॉज दे आर माइल्ड बेस। ठीक है। अब आपके मसल में कौन सा एसिड फॉर्म होता है? देखो, मसल में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, तब आपका मसल में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। इसी वजह से आपने सुना होगा कि मसल क्रैम्प हो जाते हैं, मसल्स में क्रैम्प आ जाता है। ठीक है। यूरिन में आपका कौन सा एसिड होता है? यूरिक एसिड। ओके, चलो फिर आगे देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इन 104 ग्राम ऑफ हीलियम गैस? ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यू नहीं, इसका होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। अब यहाँ पे हीलियम का हमें वेट कितना गिवन है? 104 ग्राम्स। ठीक है। अब हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है आपका 4 ग्राम्स। ठीक है। तो आन अब ये इस वाले फॉर्मूले में अगर हम पुट कर देंगे अपनी वैल्यूज तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स विल बी 104 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 26 ग्राम्स। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। While burning hydrocarbon fuels, if we see a yellow flame with lots of black smoke, it means that fuel is okay. ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि जब हम हाइड्रोकार्बन फ्यूल को बर्न करेंगे तो हम देखते हैं कि उसमें काफी सारा काला धुआं और येलो फ्लेम निकलता है। तो इसका मतलब वो फ्यूल कैसा फ्यूल है? ओके, तो देखो, हाइड्रोकार्बन आपका क्या होता है? हाइड्रोकार्बन आपका क्या होता है? हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन फॉर्म हो। ठीक है। इट इट इज ऑफ टू टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है। अनसैचुरेटेड जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है। जो सैचुरेटेड फ्यूल होता है आपका, जब आप इसको बर्न करते हो तो ये एकदम क्लीन फ्लेम में बर्न होता है। इट गिव्स ब्लू कलर फ्लेम, ब्लू फ्लेम, इसके फ्लेम का कलर ब्लू होता है एंड इट प्रोड्यूस नो स्मोक। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो एलपीजी होता है, जो गैस सिलेंडर होता है, जब वो आपने गैस ऑन करके देखा होगा तो वो एकदम ब्लू कलर के फ्लेम में बर्न होता है। वाई? बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वहीं कभी अगर आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे तो इट बर्न्स विद येलो फ्लेम। ठीक है। एंड इट गिव्स लॉट ऑफ ब्लैक गैस, ब्लैक स्मोक। ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शंस को कि ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि जब हम हाइड्रोकार्बन फ्यूल को बर्न करेंगे तो वो येलो फ्लेम दे रहा है और काफी सारा काला धुआं छोड़ रहा है, तो वो कौन सा फ्यूल होगा? तो मेड अप ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? नहीं। अभी हमने देखा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्लू फ्लेम में चलता है और कोई धुआं नहीं छोड़ता है। मेड अप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? यस,
क्योंकि हमने पढ़ा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जब हम बर्न करते हैं तो वो येलो फ्लेम में बर्न होता है और काफी सारा काला धुआं भी छोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि which one of the following statement is true when non-metals are dissolved in water? अच्छा, जब नॉन मेटल्स को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं? जब हम नॉन मेटल्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं वाटर में, देन इट फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन बी। बिकॉज कि एसिडिक ऑक्साइड क्यों फॉर्म करते हैं? बिकॉज इट रिलीजेस H प्लस आयन। ये H प्लस आयन रिलीज करते हैं एंड दैट मेक्स द सॉल्यूशन एसिडिक। वहीं मेटल्स को अगर हम वाटर में करेंगे देन इट फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड। व्हाई? बिकॉज इट रिलीजेस OH नेगेटिव आयंस। आपको समझ आया? अब कुछ कुछ होते हैं आपके एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं, लाइक एल्यूमिनियम। ये आपका CAPF 2022, हाँ 2022 के एग्जाम में एम्फोटेरिक मटेरियल्स होते हैं। विच प्रोड्यूस मटेरियल्स विच प्रोड्यूसेस बोथ बेसिक एज वेल एज एसिटिक ऑक्साइड। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एल्यूमिनियम। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है कि कौन से स्टेटमेंट है इनमें से, इन चार में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जेनेटिकली, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में GOM लिख रहा हूँ, ठीक है? GMO, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके जीन्स में हम कुछ हम ऑल्टरेशन क्रिएट करते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म उससे क्रिएट करते हैं, जिनके जीन्स में आइदर DNA और RNA में हम ऑल्टरेशंस क्रिएट करते हैं एंड विच गिव बर्थ टू कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है? अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ये जो टेक्निक है, ठीक है, इससे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कैन बी एनिमल, प्लांट और माइक्रो। हम ये टेक्निक इन तीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब ऑप्शंस पे देखते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन बी देखो, दिस टेक्निक हैज एप्लीकेशन ओनली इन प्लांट। नहीं, अभी हमने देखा कि ये जो है एनिमल पे भी, प्लांट पे भी और माइक्रो, इन तीनों पे इसका एप्लीकेशन काम करता है। ऑप्शन ए क्या है? इस स्टेटमेंट ए पढ़ लेते हैं। इन दिस टेक्निक अ जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इज आइसोलेटेड एंड ट्रांसफर्ड टू द सेल ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही। एक ऑर्गेनिज्म का जीन निकाल के हम दूसरे में डालते हैं और उससे एक नया उस जो सेकेंड ऑर्गेनिज्म है उसमें हम चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। और ये ऑप्शन सी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्रॉस का साइन लगा दिया, बट ये क्योंकि इसमें हमें नॉट पूछा है, तो इनमें से गलत कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन सी क्या है? जीन्स फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस में स्प्रेड फ्रॉम क्रॉप प्लांट टू वाइट प्लांट। बिल्कुल ऐसा भी होता है। एंड टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक एनिमल द नॉवल जीन्स आर इंसर्टेड एट वेरी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जब जब काफी नेसेंट स्टेज पे होता है उसी समय हम ऑल्टरेशंस कर सकते हैं उनके जीन्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। Suppose due to an accident, the delicate lining of the mouth and the esophagus of a person is injured. In this case, which one of the following tissue will be affected? Okay. अब सबसे पहले मैं आपको टिश्यू में, एनिमल टिश्यू में ये एपिथेलियल टिश्यू को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एपिथेलियल
एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, इट इज एन एनिमल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू इज द कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एन एनिमल बॉडी। ये कवरिंग या फिर प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है एनिमल बॉडी के ऊपर, ठीक है। ये इट कवर्स मोस्ट ऑफ द कैविटी विद इन द बॉडी। अब इसके कितने टाइप्स होते हैं? तो इसके 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट सिंपल, इसको अगली स्लाइड में मैं दिखाता हूँ। ये wait, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है आपका, टिश्यू, इट इज ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट, स्क्वैम स्क्वैमस एपिथेलियल, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियल। अब ये कहाँ कहाँ होता है और ये इसका ये रोल क्या होता है? इट इज एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट। ये बहुत ही पतली लेयर होती है और एकदम चपटी सी लेयर होती है। इट इट फॉर्म्स डेलिकेट लाइनिंग, और ये मिलता कहाँ कहाँ है? ये मिलता है आपका ईसोफेगस में और लाइनिंग ऑफ माउथ। ये आपका ईसोफेगस और लाइनिंग ऑफ माउथ में मिलते हैं। दूसरा देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू कौन सा होता है? स्ट्रैटिफाइड वाइट एपिथेलियल। सो देखो, इसका नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रेटा मतलब काफी सारा इसमें ऐड अप होगा, ठीक है। सो दे आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स। देखो, जब काफी सारे पतले पतले स्क्वैमस एपिथेलियम आपस में एक दूसरे के ऊपर जुड़ते रहते हैं, तो ये काफी मोटी लेयर बना लेते हैं टिश्यू की। तो दिस टिश्यू इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ये कहाँ कहाँ आपका फॉर्म होता है? ये हमें स्किन के ऊपर मिलता है। अगर आप इसे नोट कर रहे हैं तो इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं इसे रब करता हूँ, तभी मैं आपको थर्ड और फोर्थ वाला बता पाऊंगा। आपको समझ आया ये स्क्वैमस और स्ट्रेटिफाइड ना? नहीं आया तो आपने ये वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़िएगा मत। हम्म। तीसरा वाला कौन सा होता है हमारा? तीसरा होता है कॉलमनार। तीसरा होता है कॉलमनार एपिथेल, ठीक है।
ये आपका, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल है सीलिया। ठीक है। इट इंक्रीजेस, इसका फंक्शन क्या होता है? इट इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन रेट, इंक्रीजेस शन रेट। देखो, सीलिया जो होता है आपका, आप इंटेस्टाइन में आपके काफी सारे इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जब फूड आपका पास होता है, तो उसको तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं सीलिया। तो सीलिया उन सब जो फूड हमारा पास होता है थ्रू इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। एंड चौथा, क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, इट इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ क्यूब्स। क्यूब के शेप में फॉर्म होते हैं। और ये कहाँ फॉर्म होते हैं हमारे? ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं हमारे डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड लाइनिंग ऑफ किडनी। ये यहाँ पे फाउंड होता है हमारा। तो चलो क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्यू टू एन एक्सीडेंट, एक पर्सन का एक्सीडेंट हुआ, उस वजह से उसको इंजरी आई है कहाँ पे? लाइनिंग ऑफ माउथ एंड द ईसोफेगस में। तो अभी हमने पढ़ा था कि ये कहाँ पे हमारा फॉर्म होता है, यहाँ पे कौन से टिश्यू होते हैं? यहाँ पे होते हैं स्क्वैमस टिश्यू। अभी हमने पढ़ा था ना कि स्क्वैमस टिश्यू विच आर एक्सट्रीमली थिन, फ्लैट एंड फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग, वो कहाँ कहाँ में मिलता है? वो मिलता है हमें लाइनिंग ऑफ माउथ में और ईसोफेगस में। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेल मेम्ब्रेन? इसमें पूछ रहा है कि इन चार स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट अबाउट सेल मेम्ब्रेन करेक्ट है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, पहले ये देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओह सॉरी। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज सेमी परमिएबल, इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट सेपरेट्स internal environment of cell, it separates internal environment of cell from external। देखो, ये सेल है, ठीक है। सपोज करो ये आपका सेल है, इसके अंदर कुछ, इसके अंदर सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। ठीक है। अब इस सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से जो प्रोटेक्ट करता है, उस मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि द फ्लो of CO2 and O2 through it is done by diffusion process।
डिफ्यूजन प्रोसेस के से इसके अंदर फ्लो होता है CO2 और O2 का, ठीक है, और थ्रू ऑस्मोसिस वाटर का फ्लो होता है, ठीक है। अब हमने सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इतना पढ़ लिया। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना होता है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। सेल मेम्ब्रेन जो होता है आपका फॉस्फोलिपिड से बना होता है, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शंस पे, के स्टेटमेंट्स पे। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, नहीं, अभी हमने पढ़ा है कि इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। ऑप्शन बी, इट इज अ परमिएबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सब्सटेंस, नहीं, ये सेमी परमिएबल होता है। अगर परमिएबल होता तब तो ये सारी चीजें सेल के अंदर आने देता, बट नहीं, ये सेमी परमिएबल होता है सेलेक्टिवली, और ड्यू टू सेमी परमिएबल ये सेलेक्टिव चीजें सेल के अंदर आने देता है और सेल के अंदर से बाहर जाने देता है, ठीक है। ऑप्शन डी देखते हैं, इट डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड CO2, नो, इट अलाउज CO2 एंड ऑक्सीजन टू डिफ्यूज। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा ऑप्शन सी। समझ आ गया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। द प्लांट प्रोड्यूसेस द प्लांट प्रिपेयर्स ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ, ठीक है। तो प्लांट जो होता है ये ग्लूकोज प्लांट का एक तरीके से फूड होता है, और हम सब ने पढ़ा है कि प्लांट फूड किस प्रोसेस से फॉर्म करता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट जो है वो फूड को का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं पहले मैंने आपको थोड़ा फोटोसिंथेसिस भी जरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, ये ग्रीन प्लांट्स सबसे पहले कर पाते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं जो फॉलो होते हैं। पहला, एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ऑफ लाइट एनर्जी। सेकंड, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और तीसरा, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये 3 स्टेप्स होते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, द डिजीज रिकेट्स डेवलप इन अ चिल्ड्रन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, देखो जो रिकेट्स, ये आपको ऐसे क्वेश्चंस को आप तभी आंसर कर पाएंगे जब आपको सभी विटामिन और इनके इनके डेफिशिएंसी से क्या डिजीज होती है और क्या सिम्टम्स होते हैं, जब ये आपको याद होंगे, ठीक है। तो रिकेट्स जो होता है आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। चलो बाकी सबका भी हम देख लेते हैं। तो विटामिन सी सी जो है, इसकी डेफिशिएंसी से इसकी डेफिशिएंसी से आपको आपको नहीं, मतलब अगर इसकी डेफिशिएंसी किसी भी पर्सन में होती है तो उससे कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वी। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्लीडिंग गम्स, ठीक है। वुंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, टाइम टू हील, ठीक है। विटामिन डी का तो हमने देख ही लिया कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। और विटामिन ए, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होती है?
इसकी डेफिशिएंसी से लॉस ऑफ विजन। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? पुअर विजन। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, एंड एट टाइम्स व्हेन इट increases very much, then it cause complete loss of vision also. ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, विटामिन बी। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से आप किसी की भी बॉडी में, किसी पर्सन की बॉडी में एक बेरी बेरी नाम की डिजीज होती है ठीक है, आपको ये समझ आ गया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इसमें सबसे पहले मैं आपको, देखो इसमें है मैच द कॉलम, पल्मोनरी आर्टरी, कैपिलरी, कोरोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ना आर्टरी और वेन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये बताता हूँ। आर्टरी, आर्टरी जो होती है, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, अब वेन देखते हैं, वेन क्या होता है। कई बच्चों को आर्टरी और वेन में कंफ्यूजन होता है। तो वेन क्या होता है? इट इज अ ब्लड वेसल विच कैरीज ब्लड, deoxygenated blood, okay, which carries deoxygenated blood from various parts of body to heart। ठीक है, अब हम पहले ये सारे जो हैं, पल्मोनरी आर्टरी, कैपिलरी, कोरोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ये क्या होते हैं, इनका क्या फंक्शन है, ये देखते हैं अगली स्लाइड में। हम पहले इनको समझते हैं। ओके, सबसे पहले पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है। तो पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी आपकी इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग तक ले जाती है, ताकि वो फिर एक्सेलेशन जब हम करते हैं, हम जब सांस बाहर छोड़ते हैं, तो वो सारा CO2 बाहर निकल जाए। ठीक है, सेकंड, कैपिलरी क्या होती है। कैपिलरीज, इनका क्या फंक्शन होता है। तो जो कैपिलरी होती है, इट कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स। कैपिलरी जो होती है, ये आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करती है। तीसरा, कोरोनरी आर्टरी क्या होती है। तो कोरोनरी आर्टरी जो होती है आपकी, इट कलेक्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। ये आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट तक ले जाती है, तभी हार्ट उसको पंप करके थ्रू आर्टरी वेरियस बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। ठीक, अब फोर्थ, पल्मोनरी वेन क्या होती है।
इन सबको ना आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको लास्ट में रिवाइज करने में आसानी हो। सो पल्मोनरी वेन का जो फंक्शन होता है, इट कलेक्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओह शिट शिट, सॉरी सॉरी, मैंने आपको ना एक ये कोरोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन, मैंने उल्टा पढ़ा दिया। ये जो फंक्शन होता है ये पल्मोनरी वेन का होता है, सॉरी, माय मिस्टेक। ठीक है, रुक जाइए, मैं आपको ढंग से इसको बताता हूँ। कोरोनरी आर्टरी, इट कैरीज oxygenated blood to the heart muscles। ये जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लाती है। और वहीं पल्मोनरी वेन का फंक्शन, नरी वेन का फंक्शन क्या होता है? पल्मोनरी वेन का फंक्शन होता है इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। ठीक है, आपको समझ आ गया इन चारों का क्या क्या फंक्शन होता है? अब चलो ऑप्शन देखते हैं। देखो, हमने क्या पढ़ा था कि कैपिलरी क्या होती है? सबसे पहले कैपिलरी का, इट इज द कनेक्शन, ये कनेक्ट करती है आर्टरीज और वेन्स को आपस में। तो ऑप्शन बी का क्या होगा? 3। अब बी का 3 किस किस में है? ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है। तो फिर सिंपली ऑप्शन बी और ऑप्शन सी कट गया, आप 50-50 तक पहुंच गए। फिर इसमें से आपको सिर्फ एक भी आता था तो भी आप 50-50 तक पहुंच गए। ठीक है, अब देखते हैं हम। हमने पढ़ा है कि पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी आपका जो होता है, हमने क्या पढ़ा था कि कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हार्ट से लंग्स तक ले जाती है। तो ऑप्शन ए का क्या होगा? कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ए का होगा 4, ए का होगा 4। तो ऑप्शन आपका क्या होगा फिर आंसर? आंसर ए का 4, बी का 3। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। अब आप बाकी भी ऐसे ही कर सकते हैं। सी का, इट कैरीज ब्लड टू हार्ट मसल्स, है ना? कॉर्नरी आर्टरी हमने पढ़ा था, इट कैरीज ब्लड टू हार्ट मसल्स। और पल्मोनरी वेन का भी पढ़ा था, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट वेज 9 न्यूटन ऑन द surface of the earth, what would be its weight when measured on the surface of a planet where the acceleration due to gravity is 9 times to uh, that on the surface of the earth। अच्छा, अब वेट क्या होता है आपका? वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, वेट होता है, वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स योर मास। अर्थ आपके मास को अट्रैक्ट करता है। वेट जो होता है, वेट इज वेरिएबल, है ना? वेरिएबल क्यों होता है? क्योंकि ये प्रोडक्ट होता है मास और ग्रेविटी का। अब मास कांस्टेंट होता है तो ग्रेविटी पे वेट डिपेंड करता है। जहां पे ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां पे आपका वेट ज्यादा आएगा, जहां पे ग्रेविटी कम होगी वहां पे वेट कम होगा। और आपका मास जो होता है, आपका बॉडी का मास, ये कांस्टेंट होता है। चाहे आप इसको अर्थ पे मेजर करें, मून पे करें या कहीं भी करें, इट इज द कांस्टेंट। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं? एन ऑब्जेक्ट वेज 9 न्यूटन, एक ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर 9 न्यूटन है। ठीक है, वेट क्या होता है हमने देखा, मास इनटू ग्रेविटी, है ना? तो अर्थ पे 9 न्यूटन है। अब ये कह रहा है कि उसका
वेट कितना होगा, व्हाट वुड बी इट वेट ऑन द प्लैनेट जहाँ पे जहाँ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9 टाइम्स टू दैट ऑफ अर्थ होगी। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा था, वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी। न्यू वेट कितना होगा, m इंटू 9 टाइम्स ऑफ g, है ना, क्योंकि वहां की ग्रेविटी तो इज 9 टाइम्स टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। सो न्यू वेट विल बी 9 टाइम्स ऑफ mg, है ना। और वेट इज इक्वल टू mg, जो हमने देखा था ये अर्थ पे होता है, अर्थ पे है ना, वेट इज इक्वल टू mg। तो इस वाले इक्वेशन की वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वेट न्यू विल बी 9 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ अर्थ। सो वेट आपका नया वेट जो होगा दैट विल बिकम 9 टाइम्स टू दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू, देखो स्टार जो हमें ट्विंकल करता हुआ दिखता है, इट ये क्यों दिखता है, इट हैपेंस ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। देखो स्टार सब यहाँ पे है सपोज करो, और कोई एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ठीक है, तो और स्टार और ऑब्जर्वर के बीच में अर्थ की बहुत सारी लेयर्स हैं, तो और उन सब का टेम्परेचर डिफरेंस है ना। जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि ट्रोपोस्फेयर आपका वार्म होता है, फिर ट्रोपोपॉज आपका बहुत ही कोल्ड होता है, फिर मेसोस्फेयर वार्म होता है, मेसोपॉज कोल्ड होता है ना। इस नहीं, ट्रोपोस्फेयर आपका सॉरी ट्रोपोस्फेयर आपका काफी वार्म होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ट्रोपोज पॉज जो होता है वो कोल्ड होता है। उसके ऊपर क्या आता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इज अगेन वेरी वार्म लेयर, है ना, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज, प्रेजेंस ऑफ ओजोन होता है यहाँ पे, और वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती हैं, सो इट मेक्स इट अ वार्म लेयर। फिर आप स्ट्रेटोपॉज में जाते हो, वो कोल्ड होती है। तो ड्यू टू डिफरेंट लेयर्स, ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, जो स्टारलाइट आपकी ऐसे सीधे ऑब्जर्वर को यहाँ पे दिखनी चाहिए थी, वो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण उसको ऐसे दिखती है, ठीक है, वो उसको टेढ़ी दिखती है। तो स्टार अगर आपको जैसे आप अर्थ रात को ये समय अपने घर छत पर से कोई भी स्टार देखेंगे, तो जहां पे आपको वो स्टार दिख रहा है और एक्चुअल में जो वो स्टार है, उनके पोजीशन में काफी डिफरेंस होगा, एंड दिस डिफरेंस हैपेंस बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। At what distance should an object be placed in front of lens to get a real image of same size of object? अच्छा, अब ये जो है इट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको क्या कहते हैं लेंस के, आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में वो पोजीशनिंग अगर याद है तो आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। बट इन केस अगर आपको वो याद नहीं है, तो आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसका आंसर कैसे निकालेंगे वो मैं आपको समझा। देखो फोकस आपका कितना गिवन है, फोकल लेंथ आपका कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है आपका कि जो आपका इमेज है दैट विल बी अ रियल इमेज एंड इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा एंड इट विल बी अ रियल इमेज। तो v कितना होगा, v विल बी माइनस यू। माइनस यू क्यों, माइनस क्यों, बिकॉज इट इज रियल। यू क्यों, क्योंकि इट इज सिमिलर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में ये दिया है ना कि वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज के बराबर होगा, ठीक है। एंड माइनस क्यों होगा, क्योंकि वो रियल है। ऑप्शन क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि रियल इमेज फॉर्म होगा। तो आपका आप इसको मेरे लेंस फॉर्मूला पे रख के देखो। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दैट विल बी 1/15 इज इक्वल टू माइनस 1/u माइनस 1/u, which will make it minus 2u upon 15. So u will be minus 30.
इमेज आप ऑब्जेक्ट आपका 30 सेंटीमीटर पे रखा होगा। अब यहाँ पे माइनस आया तो आप ये मत सोचिएगा कि, और ये आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर डिस्टेंस माइनस कैसे हुआ। बच्चों डिस्टेंस माइनस नहीं हुई है, ये कॉन्वेक्स लेंस के इस साइड रखी हुई है, ठीक है। इट इज, ये इस साइड रखी हुई है। अगर ये इस साइड, अगर जैसे इमेज अगर आपकी सपोज करो कि इस साइड होती, तो देन इट विल बिकम पॉजिटिव। इट इज इन अपोजिट साइड, दैट इज व्हाई माइनस साइन इज आया है यहाँ पे। ऑप्शन आपका 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोगैस इज नॉट करेक्ट। बता रहे, पूछ रहे कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट बायोगैस के ऊपर गलत है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इट मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन गैस। बिल्कुल सही। इसमें 75 to 80% मीथेन होता है। उसके अलावा इसमें एसओ सॉरी SO2 और CO2 भी होता है। तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें गलत ऑप्शन पूछा है, तो पहला तो सही है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन सी देखते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ काउ टंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये बिल्कुल सही। जो बायोगैस आपका फॉर्म होता है, वो फॉर्म होता है आपका काउडंग से। जब हम उसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रखते हैं, उस सिचुएशन में रखते हैं, तब बायोगैस फॉर्म होता है। तीसरा, इट बर्न्स विदाउट स्मोक एंड लीव्स नो रेसिड्यू। देखो बायोगैस जो होता है आपका, इट इज वेरी वेरी एक्सीलेंट फ्यूल, ठीक है। ठीक है, इट बर्न्स विथ ऑलमोस्ट नो स्मोक। ये बिल्कुल बिना किसी स्मोक के बर्न होता है, इट बर्न्स कंप्लीटली। तो ऑप्शन डी भी आपका गलत होगा। ऑप्शन डी भी गलत होगा। तो आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन बी, इट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नहीं, हमें पता है कि बायोगैस जो है, इट इज रिन्यूएबल एंड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन स्टमक। ह्यूमन स्टमक में कौन सा एसिड फॉर्म होता है? तो आंसर है, आंसर ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCl, ठीक है। लैक्टिक एसिड आपका काम फॉर्म होता है मसल्स में, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। यूरिक एसिड यूरिन में, और मेथेनोइक एसिड आंट स्टिंग से में, ठीक है। अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव लिटमस। इनमें से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लिटमस देता है? विच, अब लिटमस क्या होता है? लिटमस होता है आपका, litmus is a substance which determines whether a substance is acid or base। लिटमस टेस्ट हम करते हैं टू डिटरमाइन कि जो हम, हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या फिर वो बेस है। और ये लिटमस हमें कहाँ किससे मिलता है? ये हमें मिलता है लाइचन से, ठीक है। अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या होता है? तो एसिड रेन आपका, जब आपका रेन वाटर का पीएच, रेन वाटर का पीएच लेस देन 5.6 होता है, सच रेन इस उस रेन को, वाटर को हम एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। एसिड रेन क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर।
नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का के डिसोल्यूशन से जब पानी में नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड डिसॉल्व होता है, देन इट मेक्स द वाटर एसिडिक एंड विच कॉजेस एसिड रेन। अब म्यूटेशन, तो सबसे पहले देखते हैं कि म्यूटेशन होता क्या है, म्यूटेशन की डेफिनेशन क्या होती है। म्यूटेशन होता क्या है? सो म्यूटेशन इज सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जब जेनेटिक मटेरियल में सडन चेंज होता है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज म्यूटेशन। अब म्यूटेशन इन वायरस किस वजह से होगा? ड्यू टू चेंज इन इट्स जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अभी हमने देखा ना कि म्यूटेशन जेनेटिक मटेरियल के चेंज होने की वजह से होता है, तो वायरस में भी ये जेनेटिक मटेरियल के चेंज की वजह से होगा। और वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जैसे हमें पता है कि वायरस में डीएनए नहीं होता, तो वायरस के एनए में, आरएनए में जब चेंज आता है, देन इट कॉजेस म्यूटेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यीस्ट विच इज यूज्ड टू मेक ब्रेड बिलोंग्स टू विच ग्रुप? ब्रेड बनाने यीस्ट जो कि ब्रेड बनाने में फॉर्म आता है होता है, वो किस ग्रुप से किस ग्रुप का होता है? तो इट इज ऑफ फंजाई। ये हमारा यीस्ट जो है, ये फंजाई का पार्ट होता है। अच्छा, अब चलो पहले फंजाई को देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। तो फंजाई क्या होता है? इट इज यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो होता है फंजाई आपका, ये यूकैरियोटिक होता है और मल्टीसेलुलर होता है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, इसका जो सेल वॉल होता है इज मेड अप ऑफ चिटिन। इसका जो सेल वॉल होता है ये चिटिन से बना हुआ होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? इसका एग्जाम्पल होता है यीस्ट, मोल्ड्स, मशरूम। ठीक है, दूसरा प्रोटिस्टा को देखते हैं कि प्रोटिस्टा क्या होता है। प्रोटिस्टा क्या होता है? तो प्रोटिस्टा आपका होता है दिस प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, योटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें सेल वॉल में या मे नॉट होता है। इसमें सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल होते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे और माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अब अगला मोनेरा भी देख ही लेते हैं फिर, लगे हाथ। मोनेरा क्या होता है? ओह सॉरी, मैंने आपको ना प्रोटिस्टा की जगह मोनेरा समझा दी। ठीक है, ये जो होता है ये सब, सॉरी सॉरी, ये प्रोटिस्टा नहीं, ये मोनेरा की वो होते हैं। मैंने आपको गलती से, सॉरी, माय मिस्टेक, ये मोनेरा का के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। प्रोटिस्टा का मैंने आपको, सॉरी, गलती से थोड़ा उल्टा बता दिया। प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इट इज यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, योटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ये। सेकेंडली, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल हैं एल्गे,
डायटम्स एंड प्रोटोजोन्स। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाइफे आर, हाइफे क्या होता है? तो हाइफे आर थिन थ्रेड फॉर्म्ड बाय मेनी फंजाई। देखो आपने देखा होगा कि जब कोई भी रोटी या ब्रेड जब ये खराब हो जाता है तो इसमें ऐसे ग्रीन कलर के काफी सारे थ्रेड्स फॉर्म होते हैं। तो दैट थ्रेड इज इज द हाइफे। ठीक है, चलो फिर आप, तो यही था आपका CDS 2 2022 के साइंस के क्वेश्चन थे आपके। CDS 2 CDS 1 2022 के साइंस के क्वेश्चन हमने देखे। अगली वीडियो में हम CDS 2 2021 जो लास्ट ईयर नवंबर के मंथ में हुआ था उसके साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।